हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एडीमा। एडीमा का मीन्स होता है कि जब हमारे किसी भी टिश्यू में या बॉडी कैविटीज़ में जो फ्लूइड है उसका कलेक्शन हो जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं एडीमा। यानी कि हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी का जो 60% बॉडी वेट होता है उसमें वो पानी होता है, वाटर होता है। 2/3 जो वाटर है वो इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर पाया जाता है, और जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर जो हमारा पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिटाइनल फ्लूइड्स। 5% जो होता है ये हमारी बॉडी वेट का इसमें ब्लड होता है। लेकिन अगर ये फ्लूइड इंक्रीज़ हो जाए हमारे किसी भी कैविटीज़ में या इंटरस्टिटाइनल स्पेस में, तो उसको हम बोलते हैं एडीमा। किसी भी कैविटीज़ में जब वो अंदर जाके वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उसमें एक प्रॉपर वॉल्यूम में होता है, प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर क्वांटिटी में वॉल्यूम होता है, वो इतना ही होना चाहिए जितना वहाँ पर वो रह सके। इसके बाद जो अगली स्लाइड है उसमें बताया गया है कि जो एडीमा होता है किस कैविटीज़ में क्या क्या होता है, तो उसके बारे में आगे बताया। जैसे हमारा हाइड्रोथोरैक्स यानी कि जो हमारा फ्लूइड है वो प्लूरल कैविटीज़ में यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, तो उसको हाइड्रोथोरैक्स के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोपेरिकार्डियम यानी कि जो हार्ट है हमारा उसकी कैविटीज़ में, हार्ट के चारों तरफ जो कैविटीज़ होती हैं उसको पेरिकार्डियल कैविटीज़ बोलते हैं, और उसमें वहाँ पे फ्लूइड होता है जिसको हम हाइड्रोपेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। हाइड्रोपेरिटोनियम यानी कि जो हमारा एसाइटिक फ्लूइड्स होता है, इसको एसाइटिक भी बोलते हैं, वो पेरिटोनियम कैविटी में है जो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे हमारा जो जॉइंट्स होते हैं उसमें सिनोवियल फ्लूइड्स पाया जाता है। और एनासार्का का मतलब होता है कि जो जनरल एडीमा होता है, इसके अलावा और हमारे सबक्यूटेनियस जो स्वेलिंग होती है, टिश्यूज़ होते हैं, उनमें जब वो हमारा जो वाटर है कलेक्शन हो जाता है तो उसको हम स्वेलिंग के नाम से जानते हैं। तो वो जो हमारा प्रॉपर वो है एक एडीमा, वहाँ पर किसी और पार्ट में बॉडी में कहीं भी हो जाता है तो उसको हम जो बोलते हैं उसको एनासार्का बोलते हैं। अब इसके बाद में ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे क्या क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे एडीमा क्या होता है, उसमें फैक्टर कोजिंग क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। पैथोजेनेसिस कैसे होता है, कार्डियक एडीमा, रीनल एडीमा, पल्मोनरी एडीमा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है पल्मोनरी एडीमा के बारे इसमें आगे हम देंगे, तो उनके एक एक के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें एडीमा का डेफिनेशन है। एडीमा एक ऐसा हमारा जो वर्ड होता है कि जिसका मतलब होता है कि किसी भी हमारी बॉडी कैविटीज़ में, टिश्यू में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारा कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एडीमा। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट, ठीक है ना, टिश्यू स्पेस और बॉडी कैविटीज़ जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो उसको एडीमा का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद है इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, और मैकेनिज़्म के बारे में इसमें यहाँ बताया हुआ है। नॉर्मली जो हमारी जितने भी वेस्कुलर हमारे होते हैं उनमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और प्लाज्मा के कोलोडाइल ऑस्मोटिक को प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर एक फ्लूइड होता है जो कि अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको वहाँ पे वो उसको एब्जॉर्ब करता है। जो ये प्रेशर होता है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस फ्लूइड के मूवमेंट को यहाँ पर वो कंट्रोल करते हैं। इसके बीच में वेस्कुलर और इंटरस्टाइनल जो हमारा स्पेस होता है यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, तो ये दोनों इसको कंट्रोल करते हैं। और जो आउटफ्लो होता है हमारे इस फ्लूइड का, वो इस फ्लूइड का जो इंटरस्टिटम जो हमारा आर्टिकुलर होते हैं, आर्टरीज जो उसके छोटे पार्ट होते हैं, आर्टरियल एंड है, उन पे ये उसके सर्कुलेशन पे ये डिपेंड करता है। और हमारी बॉडी में जो हमारा फ्लूइड का फ्लो है वो मेंटेन होता है और कभी भी हमें एडीमा नहीं होता है, और वो वेनुलर जो होते हैं हमारे उसको मेंटेन करते हैं। इसलिए जो फ्लूइड होता है हमारा वो ब्लड वेसल्स के द्वारा एस्केप किया जाता है और आर्टियल में वो दे दिया जाता है, और उसके बाद में जो वहाँ पर जो बचता है सर्कुलेशन में वो वेनुअल एंड के द्वारा वो आगे जो वेन जो उसमें दे देते हैं। स्मॉल जो फ्लूइड होता है वहाँ पर वो रिमेन हो जाता है, यानी कि कुछ फ्लूइड जो है वहाँ पे वो बच जाता है, तो उस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिटाइनल। जो फ्लूइड है हमारा स्पेस है उसमें वो पाया जाता है, जो कि ड्रेनेज हो जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में।
यानी कि हमारे लिम्फेटिक जो वेसल्स होते हैं वो अटैच होते हैं इनके साथ में। जो बहुत ही मिनिमम में वो हमारा अमाउंट जो बच जाता है उसको लिम्फेटिक वेसल्स वहाँ पे कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में वो जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है उसमें वो चला जाता है, किसके थ्रू, थोरेसिक डक्ट के थ्रू। इसमें दिखा रखा है यहाँ पे डायग्रामेटिक, ये नॉर्मल मूवमेंट है फ्लूइड का हमारा, जो इसमें दिखा रखा है ये हमारा आर्टियल एंड है। और इसके बाद जो हमारा ये है टू थोरेसिक डक्ट विच आर ड्रेन टू द सर्कुल, जो कि थोरेसिक दे देती हैं, यहाँ से लेके वहाँ दे देती हैं। ये स्मॉल अमाउंट जो है फ्लूइड का जो कि रिमेन होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा वो ड्रेन कर दिया जाता है, वो उसको दे दिया जाता है। ये हमारा वेनस यहाँ पे एंड है, और यहाँ पे दिखा रखा कि इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, वहाँ पे ऊपर 16 है और नीचे यहाँ पे 26 है, और जो ये का पूरा ये नॉर्मली मेंटेन होता है। इसके बाद जो होता है आगे इसमें बताया हुआ है कि अगर कहीं कोई इंक्रीज़ होता है वेस्कुलर जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, तो कोलाइडिक जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो उसमें भी जो है वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, और आउटफ्लो जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। इस बढ़ना जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसके रिजल्ट में जो है हमारा इंटरस्टिनाइल फ्लूइड है उसमें इंक्रीज हो जाता है, उसकी मात्रा वहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसके लिए जो हमारा लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और ड्रेनेज में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो एडिमा वहाँ पर बन जाता है। इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर एडिमा के, वो हैं सोडियम और वाटर रिटेंशन, यानी कि जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो इंक्रीज वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण होगा, और जो हमारा इन्फ्लामेशन होगा वो ड्यू टू इंक्रीज द वेस्कुलर हमारा परमेबिलिटी होगा, यानी कि वेसल्स की जो परमेबिलिटी होती है वो इसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करती है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हमारा जो हाइड्रोटिक प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे एडिमा भी दिखाया हुआ है। ये हमारा आर्टियल एंड है, और ये वाला जो है ना वेनस एंड है। तो ये इसमें डायग्रामेटिक हमें दिखा रखा है कि भाई जो हमारा हाइड्रोटिक प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज यहाँ पर कैसे होता है। अब इसके बारे में हम आगे यहाँ पे बात करेंगे। और ये जो अगला हमारा डायग्राम है ये डिक्रीज़ के बारे में है, यानी कि जो हमारा डिक्रीज़ जो हमारा यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो कैसे यहाँ पे डिक्रीज होता है। ये एडिमा का दिखा रखा, ये हमारा आर्टियल एंड है, और ये हमारा यहाँ पे वेनस एंड है। तो ये इसके द्वारा दिखा रखा है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज है, और उससे पहले डायग्राम में दिखाया था कि वहाँ पे जो प्रेशर था वो वहाँ पर इंक्रीज था। इसके बाद जो फैक्टर्स होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एडिमा के कारण होते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर होता है वो है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि जो हमारा हाइड्रोटिक प्रेशर है उसके इंक्रीज होने के कारण एडिमा होने के चांस होते हैं। या डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, और रिटेंशन ऑफ सोडियम, अगर सोडियम वहाँ पर रहता है ज़्यादा। या लिम्फेटिक जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, हमारे लिम्फ में जब कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो एक्टिव लिवर तो स्वेलिंग हो जाती है, तो वहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और फ्लूइड हमारा वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, हमारे वेसल्स की परमेबिलिटी अगर वहाँ पर बढ़ जाती है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसके कारण उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एडिमा का नाम वहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद है टाइप्स बेस्ड ऑन द एक्सटेंट, मतलब किसके बेस पर है ये। एक होता है हमारा जनरलाइज जिसको हम सिस्टेमेटिक एडिमा बोलते हैं, एक होता है लोकलाइज जिसको हम बोलते हैं लोकल बेस पे वो होता है। और जो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है जनरलाइज एडिमा। हम जनरल एडिमा के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कार्डियक फेलियर, अगर कार्डियक फेलियर हो जाता है तो उसके कारण वहाँ पे कार्डियक एडिमा हो जाता है, और वहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी मात्रा वहाँ पर बढ़ जाती है। एक रीनल एडिमा, रीनल होता है हमारा जो किडनी होती है उसके अंदर कोई डिसऑर्डर हो जाए, कोई डिजीज़ हो जाए, वहाँ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके कारण उसका नाम रखा हुआ है हमने रीनल एडिमा। उसके बाद सीरोसिस ऑफ लीवर, यानी कि लीवर जो है वो मैक्सिमम पार्ट 90% पार्ट ख़राब हो जाता है, सीरोसिस हो जाता है, यानी कि लीवर जो है हार्डनेस हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, उसके कारण भी वहाँ पे एडिमा हो जाता है। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, खाना प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन्स हैं वो नहीं ले रहे हैं ठीक तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी एडिमा। हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जो हमारा हार्मोन्स हैं, जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं
जिसको हमें कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी को, T3, T4, TSH, अगर इनके इंक्रीज डिक्रीज हो जाएं तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपो का मतलब जो हमारे हार्मोन कम हो जाते हैं। उसके बाद भी ड्रग्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स, यानी कि दवाइयों के कारण भी जो है एडिमा हो जाता है। वो हमारी बॉडी के अंदर जाके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसके कारण हमारे वेसल्स जो हैं ब्रेक डाउन होते हैं और जो अंदर का जो हमारा फ्लूइड है बाहर आ जाता है। उसके कारण वहाँ पर जो है वहाँ पे एडिमा होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद है जो अगला हमारा पॉइंट है वो है लोकलाइज्ड जो एडिमा का क्या होता है, उसके कारण क्या हो सकते हैं। इसमें है नंबर 1 इम्पेयर्ड वेनस ड्रेनेज, यानी कि जो हमारा वेनस जो ड्रेनेज है जो वापस ले रहा है ब्लड, उसमें क्या हो गया, वहाँ पे ख़राब हो गया, वो इम्पेयर्ड हो गया, डैमेज हो गया वो। दूसरा इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, हमारी जो वेसल्स है उसकी परमेबिलिटी जो सोखने की अक्षमता है वो बढ़ गई वहाँ पे, उसके कारण हो सकता है। और उसके बाद है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं, जो हमारा ब्लड हमारा रह जाता है कैपिलरीज में, उन ब्लड को हमारे लिम्फेटिक जो है वहाँ पर वो वहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं और वापस वो वहाँ पे सर्कुलेशन के थ्रू दे देते हैं। अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो फिर ये जो हमारा यहाँ पे उसको लोकलाइज एडिमा के नाम से जाना गया है। इसके बाद है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो रिजल्ट होता है जनरलाइज एडिमा का, यानी कि जो इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न, कंजस्टिव हार्ट फेलियर और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, यानी कि जो हमारा यहाँ पे वेनस जो वापस ब्लड आना है हमारा उसमें प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट फेलियर होने के कारण, या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन द पेरिकार्डियम, इन्फ्लामेशन होने के कारण जो वेनस ड्रेनेज है वो बंद हो जाता है, उसके कारण जो है यहाँ पे एडिमा हो जाता है। दूसरा है वेनस ऑब्स्ट्रक्शन या कंप्रेंशन, यानी कि जो हमारा वेनस जो वापस ब्लड जो आर्टरी लेकर आई है और वापस उसको लेके जा रहा है वेनस, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, कोई रुकावट होगी, आगे ब्लड नहीं जा रहा है। जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेन में जो है कोगुलेशन हो गया, अंदर ब्लड हमारा जम गया और खून जमने के कारण जो है वहाँ पर वो जाना बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, गहरा जो बहुत। एक्सटर्नल प्रेशर के कारण मास कोई वहाँ पे टुकड़ा बन गया, कोई हैवी चीज़ बन गई वहाँ पे, उसके कारण वो नहीं होगा। उसके बाद है आर्टियोल डायलेशन, यानी कि जो हमारे आर्टरीज जो हैं आर्टियोलर जो हैं उनमें डायलेशन हो जाएगा, वो चौड़े हो जाएंगे, और हीट के कारण, और न्यूरो हार्मोनल डिसफंक्शन, यानी कि जो हमारे जो फंक्शन है दूसरे वाले उसमें डिसरेगुलेशन होता है हार्मोन्स का, उसके कारण भी जो है ये उसको बोलते हैं हम इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसके कारण वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद है रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा रिड्यूस कैसे हो सकता है। उसमें नंबर 1 था एल्ब्यूमिन नॉर्मली हमारी बॉडी में होना चाहिए, जो नॉर्मल रेंज है हमारे एल्ब्यूमिन की वो होना चाहिए नॉर्मली 4.5 से लेके 6.5 ग्राम पर DL, क्योंकि हमारा जो एल्ब्यूमिन होता है ये हमारी बॉडी में कोलाइडल जो प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर उसको मेंटेन करता है, और अगर ये प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो उसको प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा 2.5 ग्राम % से कम है तो वहाँ पे एडिमा अपीयर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। कॉजेज ऑफ डिक्रीज एल्ब्यूमिन, यानी कि जो एल्ब्यूमिन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। रिड्यूस सिंथेसिस, यानी कि लीवर डिजीज है, लीवर हमारा प्रोटीन बनाता है तो उसमें भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सिरोसिस मैंने पहले ही बताया था, इसको एसाइटिस बोलते हैं, तो ये सिरोसिस जो है हमारा लीवर जो है वो ख़राब हो जाता है, मैक्सिमम प्रोटीन नहीं बनती है। माल न्यूट्रिशन, खाने में कमी, अगर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसमें भी ये दिक्कत आ सकती है। तो प्रोटीन भी प्रॉपर तरीके से, मल मतलब खाना जो है प्रॉपर तरीके से उसको डाइट नहीं मिल रही है। उसके बाद जो एक्सेसिव लॉस है, प्रोटीन तो खाया और उसको डाइजेशन भी हुआ लेकिन उसको किडनी ख़राब है, जिसको बोलते हैं लूजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हमारा जो नेफ्रॉन है वो ठीक नहीं है, उसमें जो ग्लोमेरुलस होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं वो उसमें स्वेलिंग आ गई है, प्रॉपर तरीके फिल्टर नहीं हो रहा है, तो जो हमारा जो प्रोटीन है वो बाहर जा रहा है, यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है, जिसको प्रोटीन यूरिया के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ होता है, स्टमक में होता है, लेकिन वहाँ हो गया लूजिंग गैस्ट्रो एंटोक्टोटोमी, गैस्ट्रो यानी कि उसको जो पेट की बीमारी होगी, एंट्रोपैथी मतलब उसको कोई ना कोई बीमारी है जिसके कारण जो है हमारे पेट में जो है स्टमक में वो जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, उसके कारण जो है उसको क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसको प्रोटीन जो है वो लॉस हो जाएगा और प्रॉपर वो अपनी फॉर्म में जो उसको मेटाबॉलिज्म है उस फॉर्म में वो नहीं आ पाएगा। इसके बाद है जो अगला पॉइंट है हमारा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारी लिम्फ नोड है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके कारण जो है ये आगे
लिम्फो, इसको बोलते हैं लिम्फ एडिमा, यानी कि लिम्फ में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? लोकलाइज एडिमा के नाम से इसको जाना जाता है। नॉन पिटिंग, जिसका कोई कारण पता नहीं है। कॉजेज ऑफ जो है यहाँ पे लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के, यानी कि इन्फ्लामेटरी है सबसे पहले, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, जैसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन। एक पैरासाइट होता है माइक्रोफाइलेरिया, जिसको हम बोलते हैं फाइलेरिसिस। ये फाइलेरिया जो होता है माइक्रोफाइलेरिया, ये बीमारी होती है किसकी? हमारे लिम्फ नोड्स की बीमारी। और इसमें फाइब्रोसिस बन जाते हैं हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में, जिसके कारण जो है वहाँ लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाते हैं। और वो जो हमें उनको वो ब्लड को, जो हमारा रिमेनिंग ब्लड है उसको वहाँ पे जो एब्जॉर्ब करना है वो काम बंद हो जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे जो हमारा एडीमा होता है, एक्सटर्नल जो जेनाइटल एरिया स्क्रोटल है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, लोअर लिम्ब बहुत मोटे हो जाते हैं। इसको एलिम्फेटिक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो हाथ और जो पैर होंगे वो इतने स्वेल कर जाएंगे जैसे हाथी का पैर हो, तो उसको एलिम्फेटिक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला जो है वो नियोप्लास्टिक। नियो का मतलब होता है नया, प्लास्टिक का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि वहाँ पे जो कैंसर बन रहा है उस कैंसर के कारण भी, कैंसर होता है अननोन मैकेनिज्म है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है ना, तो वहाँ पे जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जो हमारे सुपरफिशियल जो वहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो प्रॉब्लम हो जाएंगे उसमें, और इन्फिल्ट्रेशन के कारण जो है वहाँ पे एडिमा होने के चांस होते हैं उसके अंदर में। ठीक है, एडिमा जो है वो ओवरलाइंग स्किन, यानी कि पोड बोलते हैं इसको, प्योड, वहाँ पे वो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है, जिसके कारण जो है इसको ऑरेंज पील की तरह हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे वो दिखाई देगा हमें, जिसके कारण जो है वहाँ पे वो कैंसर के कारण जो एडिमा हो जाएगा। दूसरा पोस्ट सर्जिकल, यानी कि ऑपरेशन के बाद, आफ्टर मेस्टेक्टोटोमी उसको बोलते हैं, कि यहाँ पे जो एक्सिलरी हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, उसके कारण भी वहाँ पे हमारी जो आर्म है उसके अंदर जो है वहाँ पे एडिमा हो जाता है, और जो उसके कारण जो होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट सर्जिकल एडिमा। उसके बाद है यहाँ पे आपके पोस्ट इरिडिएशन, यानी कि रेडिएशन के बाद। रेडिएशन जो है वो बहुत ही जो डेंजरस होती हैं कैंसर के कारण, वो ट्रीटमेंट जिसको हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो होता है वो फाइब्रोसिस हो जाता है हमारे जितने भी पार्ट हैं उनमें, और रेडिएशन के कारण जो उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में, और उसके कारण जो है वहाँ पे एडिमा होने के चांस होते हैं। उसके बाद एग्जांपल है जैसे कंजीनिटल एब्सेंस ऑफ लिम्फेटिक, इसको बोलते हैं माइलोरी डिजीज़। माइलोरी एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इस डिजीज का पता लगाया था, यानी कि जब बच्चे ने जन्म लिया, जन्म से ही उसको जो बीमारी मिली उसको बोले हमने कंजीनाइटल एब्सेंस ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स नहीं थे उसके पास में, यानी कि कॉजेज ऑफ द जनरलाइज एडिमा होता है। सोडियम रिटेंशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, और जो वाटर रिटेंशन है वो वहाँ पर एकदम रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। सोडियम और वाटर जो रिटेंशन है इनके कारण जो है वहाँ पे हाइड्रोसिस्टिक प्रेशर जो होता है उसकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है, और ये जो है एक कॉन्जीनाइटल एब्सेंस के उसमें ये आता है। कॉजेज़ नंबर 1 है एक्सेसिव साल्ट इनटेक, ज़्यादा खाने से, और रीनल सफिशिएंसी, यानी कि किडनी जो है अपना ठीक तरीके से काम वो नहीं कर रही है, जिसको हम बोलते हैं रीनल इनसफिशिएंसी। इंक्रीज टेबुलर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का वो बढ़ जाता है। रीनल हाइपो परफ्यूजन हो गया, उसको प्रॉब्लम हो किडनी की। इंक्रीज रेनिन, रेनिन जो है एक हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी में किडनी के द्वारा रिलीज़ होता है, और वो जो एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन को वो कंट्रोल करता है, और इसके सिक्रीशन को वो देखता है। तो अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें भी एडिमा होने के यहाँ पे चांस होते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो स्लाइड है वो है कॉजेज ऑफ सोडियम रिटेंशन, यानी कि सोडियम के रिटेंशन होने के कारण जो है क्या होते हैं? एक्सेसिव साल्ट, ज़्यादा नमक खाने से, ज़्यादा सॉल्ट लेने से, रीनल इफिशिएंसी के कारण, इंक्रीज टेबुलर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, और रीनल हाइपो परफ्यूजन, यानी कि जो हमारा किडनी है वो ठीक से जो है उसको हमने काम नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं हाइपो परफ्यूजन। और इंक्रीज रेनिन, वही एंजियोस्टिन और एल्डोस्टेरोन जो होता है सिक्रीशन के कारण। उसके बाद है इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, यानी कि हमारी जो हमारा जो वेस्कुलर होता है उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, किसके कारण? प्रोटीन्स के कारण। प्रोटीन जो है लॉस हो रहा है, बाहर निकल रहा है। डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो उसका ठीक नहीं है, वो इंक्रीज हो रहा है, और हमारा जो इंटरटाइनल टिश्यू होते हैं उसके अंदर जो है प्रेशर बढ़ जा रहा है, उसके कारण वहाँ पर एडिमा हो जाएगा। कॉजेज ऑफ इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी जो उसके कारण क्या हैं? नंबर 1 एक्यूट इन्फ्लामेशन, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी जल्दी एकदम। ड्रग्स, दवाई लेने से। एलर्जिक रिएक्शंस, वहाँ पे कोई एलर्जी है किसी को, दवाई खाने से भी एलर्जी रिएक्शंस हो जाती है, और भी कई कारण एलर्जिक रिएक्शंस के। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है एलर्जिक रिएक्शंस, तो ये सब उसकी में स्लाइड में बताया हुआ है। उसके बाद है हमारा कार्डियक जो एडिमा, यानी कि कार्डियक एडिमा के
क्या कारण है उसके बारे में ये यहाँ पे बताया हुआ है। तो कार्डियक एडिमा जो होता है वो प्रोमिनेंट यानी कि बढ़ जाता है फीचर्स कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के कारण, और जिसका रिजल्ट होता है वो जनरल लाइन एडिमा का रिजल्ट होता है। एडिमा जो मेनली जो जिसमें देखा जाता है उसका जो डिपेंडेंट पार्ट होता है वो एडिमा का वो लेग्स होते हैं हमारे, और जब हम ज़्यादा देर तक स्टैंडिंग होते हैं एम्बुलेटरी होते हैं, और सेक्रल जो रीज़न होता है वो प्रॉब्लम हो जाती है, और पेशेंट जो है बेड पर जो है वहाँ पे पड़ा रहता है, उसके कारण भी एडिमा होने के चांस होते हैं। और इसके कारण जो हैं उसके जो फिंगर हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, फिंगर मोटी मोटी हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती हैं, और जो उसका इंट्राटांजिनल फ्लूइड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और उसके कारण जो है वो सारा फिंगर की फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये कार्डियक एडिमा होता है। इसके बाद है रीनल एडिमा। रीनल एडिमा का मतलब होता है किडनी का एडिमा। ये हमें दिखता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट जीएन मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और इसका जो रिजल्ट होता है वो जनरल लाइन एडिमा का होता है। एडिमा मोस्टली जो इसका एविडेंट होता है, जो टिश्यू होते हैं वो अपना जो है वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू हैं अपनी जो मैट्रिक्स हैं उनको रिलीज कर देते हैं, और उनका जो प्रोमिनेंट हो जाता है उनके फेस में, जिसको हम फेशियल एडिमा बोलते हैं। और स्पेशली ये अराउंड होता है पेरियो ऑर्बिटल रीजन के पास। पेरी जो ऑर्बिटल रीजन जो होता है वो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है रीनल डिजीज का, किडनी बीमारी होने के कारण जो है वहाँ पर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद है जो अगला इसमें बताया हुआ है रीनल डिजीज के बारे में, किडनी की क्या बीमारी होती है। तो जो रीनल डिजीज होती है इसमें हमारी जो एल्ब्यूमिन होती है वो यूरिन के थ्रू बाहर चली जाती है, जिसको हम प्रोटीन यूरिया के नाम से जाना जाता है, और हमारे प्लाज्मा में जो है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी जो उसका रिड्यूस हो जाने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स उसको हो जाती है। और इसके एडिशन में जो है वो जो यूरिन में है उसका जो आउटपुट है वो कम हो जाता है, जिसको हम ओलिग यूरिया बोलते हैं। ओलिग यूरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिन आना जो है वो कम हो जाता है, और इसका रिजल्ट होता है रिटेंशन ऑफ वाटर, पानी की मात्रा वहाँ बढ़ जाती है, और जो हमारा रेनिन होता है, रेनिन हार्मोन जो एल्डोस्टेरियोन का आपस का जो इनका कॉम्बिनेशन है वो ख़राब हो जाता है यहाँ पे, और सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाता है, और उसके कारण जो है वहाँ पे एडिमा होने के चांस हैं, और ये किडनी डिजीज़ में होता है। इसके बाद में है यहाँ पे सबक्यूटेनियस एडिमा, इसका एग्जाम्पल भी दिखाया हुआ है। जो हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू हैं उनमें डिफ्यूज़ हो जाता है, और जो कंसिपिशियस जो हमारे स्टेज होते हैं उसमें ये होता है हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है वो यहाँ पर हाईएस्ट हो जाता है, और इनसे भी जो हमारा इन्फ्लुएंस जो होता है ग्रेविटी के कारण, जो डिपेंडेंट एडिमा होता है उसके कारण ये हो जाता है। यहाँ पे जो उसके हमारे इसका एग्जांपल है जो कंजस्टिव हार्डियक फेलियर में होता है, ये लेग्स से जो स्टैंडिंग ज़्यादा देर तक खड़े होते हैं, और सेक्रल जो हमारा रीजन होता है वो बेड रिडन यानी कि बेड पे पड़े रहने के कारण फिंगर में प्रेशर बढ़ जाता है, और उसके कारण वहाँ पे जो फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाता है। और इसके बाद में है हमारा पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी का मतलब हमारे लंग्स, हमारा जो लंग्स होता है उसके चारों तरफ एक प्लूरल फ्लूइड होता है, और उसको हम पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानते हैं। यानी कि जैसे हमने देखा था कार्डियक एडिमा में, रीनल डिजीज़ में, और पल्मोनरी इन्फेक्शन में, और एलर्जिक रिएक्शंस में, ठीक है। यानी कि ग्रोस जो लंग्स होता है वो 2 से 3 गुना जो हैवियर होता है, वेट होता है, और वो इसका पेट होता है, और जो कि मेनली हमें बेसल रीजन लोअर लोब्स में दिखता है, और कट सेक्शन जो होते हैं फॉर दी ब्लड टिंग्ड और मिक्सचर एयर एडिमा फ्लूइड, ये सब हमें यहाँ पे दिखाई देता है, आरबीसीज में मिलते हैं। क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है एडिमा का, जो इफेक्ट रेंज होती है वो वेरी स्टेबल होती है, फेटल होती है। पल्मोनरी एडिमा जो है वो इंटरफेयर करता है नॉर्मल वेंटिलेशन में, यानी कि हमारा जो नॉर्मल फंक्शन होता है लंग्स का उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, और इसके अलावा जो प्रीडिस्पोज जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, निमोनिया है उसके कारण हो सकता है, और इसके अलावा जो अलग फेवरेबल जो कुछ वहाँ पे एनवायरनमेंट ना हो उसके कारण भी हो सकता है। एडिमा ऑफ ब्रेन का एडिमा, जिसको हर्निएशन ऑफ ब्रेन बोलते हैं, कंप्रेंशन ऑफ ब्रेन, और जो हमारा स्टेम वेस्कुलर सप्लाई वो ठीक नहीं होती है, और उसका रिजल्ट जो होता है वहाँ मेडुलरी सेंट्रल ब्रेन में वहाँ पे जो होता है वहाँ पे एडिमा हो जाता है, और उसके रिजल्ट के कारण वो डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है एडिमा का ये कंप्लीट होता है।
और ये इस पूरा का पूरा हमने बताया कैसे एडिमा की डेफिनेशन क्या होती है, उसका मैकेनिज़्म क्या होता है, और वहाँ पे कौन कौन से किस किस जगह एडिमा होने के चांसेस होते हैं। थैंक यू बच्चों।